सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 को किसने जीत लिया है। आप सभी को पता होगा भारत इसमें विजेता रहा है। यहां पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 की। कौन सा एडिशन है? नवा एडिशन है। कहां पे हुआ? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ और इसको जीत लिया है भारत ने। भारत ने किसको हराया फाइनल में, या उप विजेता या रनर अप कौन रहा? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो अगर हम बात करते हैं कि इस आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप में अभी तक जब से ये शुरू हुआ है, कब से? 2007 से 9 संस्करण हो चुके हैं। ये नवाई तो था। तो अभी तक भारत कितनी बार जीत चुका है? भारत 2 बार जीत चुका है। जो पहला संस्करण था 2007 वाला, वो भी भारत ने जीता था और अभी लेटेस्ट वर्तमान में विजेता भी भारत है। चलो, इससे संबंधित और जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, वो सारे एक्यूमुलेट करके इकट्ठे करके एक साथ में आपको बताता हूं। साथ में कौन प्लेयर ऑफ द मैच रहा, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, यहाँ पे भारत टीम के कोच कौन थे, जो भी प्रश्न बनेंगे बिल्कुल ध्यान से सुनना, सब आपका यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की 2024 में। सबसे पहले याद रखेंगे कौन सा एडिशन है? नवा एडिशन है। कब से कब तक हुआ? ये 1 जून 2024 को शुरू हुआ था और 29 जून 2024 को इसका फाइनल खेला गया। कहां पे खेला गया? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया। इसमें 3 देशों ने पहली बार हिस्सा लिया, कनाडा, युगांडा और अमेरिका। और पहली बार 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी। हमने कहा पहला संस्करण इसका 2007 में हुआ था। वो कहां पे हुआ था? वो होस्टिंग देश भी मैं आपको बता रहा हूं वो कहां पे हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसको भारत ने जीता था। तब भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अभी जो उसका लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था, जो 8वां संस्करण था, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसको इंग्लैंड ने जीता था, तब भी पाकिस्तान था। और अब ये 2024 पे जो इसका नवा संस्करण हुआ, ये कहां पे हुआ? हमने कहा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ। इसको जीता है भारत ने। भारत ने किसे हराया? साउथ अफ्रीका को हराया है। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर्स जरूर याद रखेंगे। 4 खिलाड़ी हैं ब्रांड एम्बेसडर्स, जिसमें एक भारतीय भी है। कौन? युवराज सिंह। बाकी 3 कौन है? क्रिस गेल है, उसेन बोल्ट है और शाहिद अफरीदी हैं। ये भी याद रखना है। ऑफिशियल एंथम आपसे पूछा जा सकता है, क्या है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसमें 6 रेफरी चुने गए थे, उनमें एक भारतीय भी है, तो इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है। कौन है वो? जवागल श्रीनाथ। वैसे 20 अंपायरों को भी इसमें चुना गया था, मतलब 20 अंपायर थे, उसमें भी 2 भारतीय हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कौन कौन? नितिन मेनन और जयारमन मदन गोपाल। इसमें जो अमूल है, उसने साउथ अफ्रीका, अमेरिका और श्रीलंका की टीम को स्पॉन्सर किया था। और कर्नाटक का एक मिल्क फेडरेशन है नंदिनी, उसने आयरलैंड और स्कॉटलैंड को स्पॉन्सर किया था। और अगर हम बात करें इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ हैं। इसमें जो विजेता टीम रही है, मतलब भारत विजेता बन गई है, तो इसको प्राइज मनी कितनी मिली है? $2.45 मिलियन। रुपये में बात करेंगे तो लगभग 20.42 करोड़ रुपीस। और जो उप विजेता है साउथ अफ्रीका, उसको लगभग इसका आधा मिलेगा, $1.28 मिलियन, यानी कि 10.67 करोड़ रुपीस। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज याद रखेंगे जसप्रीत बुमराह हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच याद रखेंगे विराट कोहली हैं। इन्होंने 76 रन बनाए 59 बॉल्स पे। और हाँ, एक और यहाँ पे न्यूज आप जोड़ लीजिए कि इस मैच के बाद विराट कोहली ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट भी कर दी है। T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया है। और अगर हम बात करें कि इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो वो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं रहमानुल्लाह गुरबाज ने, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। 8 मैचों में 281 रन बनाए इन्होंने। और इसमें दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा हैं, उन्होंने 8 मैचों में 257 रन बनाए। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? ये भी अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, फजल्लाक फारूकी इनका नाम है। 8 मैचों में 17 विकेट इन्होंने लिए हैं। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन और ऐड करना कि अब जो 2026 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होंगे, वो कहां पर होंगे? तो वो भी 2 देशों में होंगे, श्रीलंका और इंडिया में। तो यहाँ पे आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। और आपको बताइए, इस साल ही आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप भी होगा। इस साल अक्टूबर के महीने में होगा ये, वो भी उसका नवा संस्करण होगा। कहां पे? बांग्लादेश में। ये भी याद रखेंगे। एक बार आईसीसी के स्टैटिक देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ जो फेलार्डिस हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न फिर आपसे पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर उषा ठाकुर को। तो नेपाल में अभी भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित किया गया था हिंदी संवाद कार्यक्रम, और वहीं पे डॉक्टर उषा ठाकुर को ये 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उषा ठाकुर को ये सम्मान हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और उषा ठाकुर जी से आपको बता दूं, इन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से ज्यादा साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया है। तो ये अवार्ड भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा हर साल दिया जाता है। याद रखना इस बार किसे दिया गया? उषा ठाकुर को। ये इसका 12वां संस्करण है इस सम्मान का। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 में आपको याद होगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, बता सकते हो कहां पे? तो आंसर होगा फिजी देश में। वैसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। आपको याद होगा 10 जनवरी 1975 में, 1975। इसलिए तो 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को होता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि जुलाई 2024 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो आंसर होगा हमारे जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ कि 2024 में ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट कौन कर रहा है, मतलब इसकी अध्यक्षता किसके पास है, मतलब मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में होगी इसकी ये बैठक। 3 से 4 जुलाई 2024 तक होगा। और वैसे आमतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, तो उनकी जगह हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, वो भारत को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने देख लिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है 2024 वाली, उसको होस्ट कौन कर रहा है या उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? कजाकिस्तान। यहाँ पे कजाकिस्तान न्यूज में आ गया, तो उसके स्टैटिक भी हम देखेंगे। कजाकिस्तान इन न्यूज, तो उसके स्टैटिक हम देखेंगे, लेकिन पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख लो। और भारत को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। ठीक है, अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। देखो, स्टार्टिंग से अगर बात करें तो 1996 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान ने शंघाई 5 से इसकी स्थापना की थी। उस समय इसका नाम शंघाई 5 था। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होता है और इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ जुड़े थे 2017 में। इस तरह से इसमें टोटल 8 मेंबर हो गए थे। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि इसका जो लेटेस्ट नवा मेंबर है वो कौन सा है? ईरान है। ये भी आपको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग चाइना में है और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? झांग मिंग है, जो कि चाइनीज है। अब कौन सा कंट्री न्यूज में था जो इसे होस्ट कर रहा है? यानी कि कजाकिस्तान। मैं आपको ले चलता हूं मैप में कजाकिस्तान। ये रहा कजाकिस्तान। कैपिटल हो गई अस्ताना। आप कहोगे कैपिटल तो नूर सुल्तान थी। देखो, शुरुआत में अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हो गई थी और फिर से अस्ताना कर दी गई है। करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे है। प्रधानमंत्री हैं ओल्जास बेक्टेनोव और प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। और इस देश से एक प्रश्न ये भी तैयार होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है वो कौन सा है? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा एंटोनिया कोस्टा। तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये एंटोनियो कोस्टा, जिनको अभी यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे। अच्छा, इनके अलावा एस्टोनिया देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, कौन? काजा कैलास, उनको विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए अगले उच्च प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। और ये जो उच्च प्रतिनिधि होते हैं ना, ये मूल रूप से यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री होंगे। लेकिन याद रखना, इस पद पर आने के लिए उन्हें एस्टोनिया देश का जो प्रधानमंत्री का पद इनके पास है वहां से इस्तीफा देना होगा। तो बहुत जल्द हम फ्यूचर में एक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कि एस्टोनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने, क्योंकि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा इस पद पे आने के लिए, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। तो फिर एस्टोनिया देश में नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जब बनेंगे तब देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये प्रश्न हम जरूर देखेंगे। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की हम पहले बात करते हैं। उसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन 1993 में मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा अस्तित्व में आया था। सदस्य देश इसके वर्तमान में 27 हैं, पहले 28 थे। यूरोपियन यूनियन का जो संस्थापक सदस्य था वो यूके था, और आपको पता होगा 2020 में उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। उसी को तो ब्रेक्जिट कहते हैं। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम में है और प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन पे आ जाओ एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि
फिलेमोन यांग, आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 79th सेशन का अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया है। और ये किस देश से हैं जरूर याद रखना, कैमरून से हैं। अभी तो वैसे 78वां सत्र चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और उसके अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं, वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं इन लोगों के देश जो कंट्री है वो भी याद रखा करो। बाकी थियो जेम्स भी अभी नाम न्यूज में था, ब्रिटिश एक्टर है ये। अभी यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी के गुडविल एम्बेसडर इनको बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये नाम, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की? तो आंसर होगा झारखंड ने। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को शुरू किया जाएगा। क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना में राज्य की 25 से लेकर 50 वर्ष की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। लो भैया फिर आ गए, कहा कहकर गए थे, बहुत लंबा दंगल चलेगा रहा हमार तुम्हार। कल भी इस तरह की योजना पड़ी थी ना हमने, बताऊंगा मैं आपको सारी। तो इस योजना से अब सालाना 4000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आएगा। अच्छा मुझे आप लोग बताइए, क्या ये इस तरह के स्कीम लाना सही बात है क्या? नहीं, महिलाओं को लगेगा या फिर भाई हर घर में महिला है, आपकी माँ होगी, बहन होगी, भाभी होंगी, वाइफ होंगी किसी की, तो पैसा आना किसको बुरा लगता है? लेकिन आप खुद सोच के देखिए, वो 1500 रुपए या 1000 रुपए आपको हर महीना मिलेगा। तो आज के टाइम पे इतनी महंगाई है, वो आता है, वो तो गुड़िया के बाल नहीं आते थे पहले मुंह में रखते गायब, ये उस तरह का हो गया। और पूरी सरकार देखो आपको क्या कह रही है, सालाना 4000 करोड़ रुपए। और बहुत से अब सरकार इस तरह की योजनाएं चला रही है, मीठा प्रलोभन दे रही है, चॉकलेट दे रही है। इससे तो अच्छा है ये 4000 करोड़ रुपए कुछ इंडस्ट्री लगा दो, कुछ ऐसा लगा दो, चाहे उसमें पुरुषों को मत रखो, महिलाओं को रख दो। हर घर की माँ बेटी बहन जो भी है वो उसमें जॉब करने जाएगी, वो खुद डिपेंडेंट बनेंगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। मेरा तो ऐसा मानना है, हो सकता है मैं किसी पॉइंट पे गलत हूं, तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपकी क्या सोच है, आप क्या कहते हो, आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्योंकि आए दिन हर कोई ना कोई राज्य एक दूसरे को देख करके इस तरह की योजनाएं स्टार्ट कर रहे हैं। खैर जो भी है, अभी तो मैं आपको करंट अफेयर्स बताता हूं, तो इसी तरह के मैं आपको बताता हूं और किन किन राज्यों ने इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं। कल मैंने आपसे पूछा भी था इस तरह का प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर दिया। तो एक तो छत्तीसगढ़ वाली आप लोगों ने बताई थी, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना शुरू की गई थी, उसमें महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिया जाए। पश्चिम बंगाल ने भी शुरू किया था लक्ष्मी भंडार योजना, उसमें 1000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाते हैं, लेकिन सामान्य कैटेगरी की जो है उनको 500 रुपए महीना दिए जाने की योजना शुरू की गई थी। और अभी हमने कल ही पढ़ा है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, वो लड़की नहीं है, लाड़की कर लेना है ना। और महाराष्ट्र ने उसको शुरू किया था, उन्होंने कहा हर महीने 1500 रुपए देंगे। और उससे पहले मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, अब वो 1250 रुपए हर महीने देते हैं। दिल्ली ने महिला सम्मान योजना शुरू की थी, उसमें वो 1000 रुपए हर महीना महिलाओं को देते हैं। हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की थी, उसमें वो 1500 रुपए महीना देते हैं। तो ये सारी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो अभी कर्नाटक के बंगलुरु में बेनरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। ये तेंदुआ सफारी 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और वर्तमान में यहाँ पे 8 तेंदुए हैं, लेपर्ड हैं। और आपको बता दूं, ये जो बेनरघट्टा बायोस्फीयर पार्क है, इसको 2004 में बेनरघट्टा नेशनल पार्क से अलग कर दिया गया था। और अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा आपको लेपर्ड जो तेंदुए हैं वो मिलेंगे मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक में। तो ये आप ध्यान में रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जैसे कि पूछा जाए कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये कहां पे बनेगा? लद्दाख में। और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है जो आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, कि देश का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहां पे बनेगा? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में बनेगा। और ये पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में आता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इन दोनों को इसीलिए मैं साथ में लेकर के आया हूं ताकि आप कंफ्यूज न रहो। एक अगर पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये कौन सा है और कहां पर है? हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में मिलेगा। सबसे बड़ा तो है ही सही और सबसे ऊंचाई पर भी है, तो सबसे ऊंचा पूछे तब भी यही आंसर करना। और उसी तरह से देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क, एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क ये साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। अगर पूछे देश का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है,
जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे, लेकिन अभी इसका नया नाम भी आ गया है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इसमें से रामगंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड में है ये। अच्छा यूं बताओ, विश्व हिम तेंदुआ दिवस, स्नो लेपर्ड डे कब मनाते हैं? तो 23 अक्टूबर को मनाते हैं। और आपको याद हो तो मैं आपको जब भी सूचकांक इंडेक्सेस रिवाइज कराता हूं, एक इंडेक्स हमेशा रिवाइज कराता हूं जो कि पहली बार आया है। हिम तेंदुआ पे जो रिपोर्ट आई थी, स्नो लेपर्ड पे जो रिपोर्ट आई थी वो, उसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। टोटल भारत में कितने हिम तेंदुए हैं? तो 718 हैं। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम है जम्मू कश्मीर में कितने? 9। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सेलेक्टेड है तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जून 2024 में दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने मिलकर के पहली बार फ्रीडम एज नाम से एक अभ्यास शुरू किया है? तो आंसर होगा जापान। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? फ्रीडम एज। और ये एक्सरसाइज पहली बार हुआ 3 देशों के बीच में, साउथ कोरिया, यूएसए और जापान। कहाँ पे? साउथ कोरिया के जेजू द्वीप पर। और पहली बार ये आयोजन कर रहे हैं ये एक्सरसाइज का। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा उत्पन्न खतरों और रूस के साथ उसके गहरे होते संबंधों के विरुद्ध सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। अभी आपको याद होगा रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं, उनके साथ मिले, उन दोनों ने एक ही कार में सफर किया। व्लादिमीर पुतिन ने उनके लिए कार भी ड्राइव की थी। तो उनके जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो वो इनको अच्छा नहीं लग रहा, और उसी के खिलाफ इन्होंने एक ये प्रदर्शन करते हुए, आप ये समझो कि हम भाई एक साथ हैं, ये साथ मिलकर के आए और एक्सरसाइज किया। बाकी को मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। अभी कल परसों ही मैंने आपको 2024 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिवाइज करवाई थी, तो आज मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर कुछ नए स्टूडेंट कहेंगे कि हमने तो रिवीजन किया ही नहीं है, हम तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो भाई साहब आपके लिए भी इंतजाम है, आप घबराओ मत, पूरा इंतजाम कर रखा है आपके लिए। तो अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है मैंने, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या, सारे एक्सरसाइज मैंने वहां पे रख दिए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना, और एक बार जब सारे टॉपिक वाइज बन जाएंगे तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी मैं रख दूंगा, तो फिर दिक्कत भी आपको किसी को नहीं आएगी। अभी तो वीडियो सेक्शन में चले जाना, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। या कुछ भी अगर आपको सर्च मारना हो ना, तो यूट्यूब पे सर्च मारा करो। सबसे पहले चैनल का नाम लिख दो, क्रैक एग्जाम, अपने चैनल का नाम। उसके बाद जो भी आपको टॉपिक सर्च मारना है, जैसे कि नोबेल प्राइज मारना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स मारनी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ट्रिकी वीडियो है वो मारना है, टॉपिक वाइज मारना है, तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 2025 में बिहार के किस जिले को राजस्व जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा बगहा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी घोषणा की है कि 2025 में बगहा शहर को राजस्व जिला बनाया जाएगा। आपको बता दूं, इससे पहले 1996 में बगहा पुलिस जिला इसे बनाया गया था, और अब इसे राजस्व जिला बनाया जाएगा। ये जो बगहा जो शहर है, ये पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। चलो बिहार की स्टैटिक देखते हैं फिर। तो बिहार की कैपिटल पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। और देखो यहाँ पे आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं, उस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। और आपको याद होगा बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, उन्हें अभी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कर्पूरी ठाकुर, उन्हें जननायक भी कहते हैं। अच्छा, बिहार का एक शहर अभी न्यूज में था, रिसेंटली हमने पढ़ा था। मैं बात कर रहा हूं बिहार के हिल्सा शहर की। अब ये प्रश्न मैं आपके ऊपर डालता हूं कि ये न्यूज में क्यों था। उल्टा प्रश्न पूछ लिया मैंने, ये न्यूज में क्यों था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक शहर भी न्यूज में था, तो वो भी आपको बताना है कौन सा है। बाकी कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवा दूं तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अभी गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बनाया गया बिहार के भागलपुर जिले में। वैसे भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये आपको पटना में मिलेगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू हुई थी। और दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर ये बन रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। बोला जा रहा है 2025 तक बन जाएगा। वैसे सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम ये पटना नगर निगम बना था। सीबीडीसी एक तरह का ई रुपया है। और बिहार के भी मरचा चावल को जीआई टैग मिला था। थावे महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा रबड़ का डैम का उद्घाटन भी यहीं पे किया गया था, गया बिहार में। तो अभी इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखें बिहार से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के टॉप 5 ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो आंसर होगा भारत।
तो अभी सिंगापुर के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में 2023-24 के दौरान भारत की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ भारत को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा गया है। इस रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में भारत के अलावा 4 G20 देश भी शामिल हैं। वो कौन से देश हैं वो याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भारत इस लिस्ट में शामिल हो गया, इस कैटेगरी में शामिल हो गया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों को कम करने के लिए भारत की सराहना की है और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने से भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, एक और यहीं पे पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो अलग से प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना कौन सा प्रश्न है वो, कि जो तुर्की ये देश है ये अभी तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन अभी इसे इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। ये वो प्रश्न है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें, स्थापना होती है 1989 में, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और ये आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत 2010 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य बना था। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जून को। हर साल 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अनूठी चुनौतियों और अवसरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये पृथ्वी का एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसी को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये दुनिया के सबसे जैव विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का घर है। तो हिंदी में इसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस और इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। याद रखना कब? 29 जून को। वैसे जब भी डे वाला प्रश्न आता है हर बार मैं उस महीने के सारे डेज आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो जून महीने का बिल्कुल लास्ट आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जून के जो भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करें और खुद से एनालिसिस करें, क्योंकि अब नए महीने में हम एंटर कर जाएंगे। तो आप खुद से एनालिसिस करें कि इतने समय तक, ज्यादा कितना समय, 30 दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं। जब भी डे वाला प्रश्न आया मैं तो आपको रिवाइज करवाता ही हूँ। हो सकता है अगर आप नोट्स वगैरह बनाते हो, घर पे भी रिवाइज करते हो, तो जितनी बार भी आपने रिवाइज करा है तो कितने डेज आपको याद है, यह आपका आज का टेस्ट है। तो वीडियो को पॉज करो और शुरू हो जाओ। बाकी वीडियो तो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ये था आज का आपका सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। आपको लगेगा वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार होता है। आपके लिए एक एक कंटेंट चुन करके लेकर के आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ बहुत, उसके बाद कंटेंट को टाइप करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, सब काम बहुत घंटों लग जाते हैं। पूरा दिन भर जाकर के कंटेंट एक तैयार होता है, फिर आपके सामने आता है। जैसे आप लोग गाने सुनते हो, कोई मूवीज है, साल भर मूवी पे काम होता है, पूरा साल भर लगता है, 6-6 महीने लगते हैं, फिर 3 घंटे की 2 घंटे की मूवी आपके सामने आती है। तो आप उन मूवीज को, उन गानों को अप्रिशिएट करते हो। तो ये एजुकेशनल मटेरियल है, इससे आपकी लाइफ बनेगी। शायद मूवीज से या गानों से ना बने, ये आपके काम आएंगे, एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। इस तरह की मेरी पढ़ाने की कोशिश रहती है कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपको यहीं पे याद हो जाए। तो प्लीज जिससे आपको हेल्प मिल रही है उससे भी आप थोड़ा सपोर्ट करें। सिर्फ आपको अपने मोबाइल पे टच करना होता है। जैसे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ या जो भी स्टडी ग्रुप्स आपके होते हैं, टेलीग्राम पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, जो भी शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो चलो यहाँ पे 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क ये किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। फिर पूछा भी किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 जीता? संजना ठाकुर ने। फिर पूछा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया 29 जून को। फिर पूछा भी महिला टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली क्रिकेटर कौन बन गई? शेफाली वर्मा। फिर पूछा जून 2024 में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई को। फिर पूछा मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना किसने शुरू की? महाराष्ट्र ने। फिर पूछा जो आरपीएफ के महानिदेशक हैं मनोज यादव, उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया? संज्ञान ऐप। फिर पूछा विदेश सचिव कौन बन गए? विक्रम मिस्त्री। फिर पूछा भी जून 2024 में डीआरडीओ ने कहां पर अभ्यास का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा में। और आखिरी प्रश्न पूछा भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है? टाटा ग्रुप। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल की वीडियो में आपसे पूछा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया फिर से, तो आंसर होगा क्रिस्टिना जॉर्जीवा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।